चलो देखो बात करते हैं किसके बारे में, इंटर कन्वर्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा और वेज डैश प्रोजेक्शन पढ़ा है ना। अब और भी होते हैं, एक सॉ हॉर्स होता है, एक न्यूमान्स प्रोजेक्शन होता है। तो सारे के सारे देखते हैं कैसे कैसे होता है। न्यूमान से स्टार्ट करते हैं और न्यूमान से स्टार्ट करते करते सारे बनाते हैं ना। देखते जाओ सीखते जाओ, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता है, तो वो सारे के सारे फॉर्मेट क्या होने चाहिए, अपने को पता होने चाहिए। बोलो समझ आ रहा है। चलो देखो कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने एक कंपाउंड ले रहे, टार्ट्रिक एसिड ही ले लेते हैं, है ना। देखो हमने लिया COOH एंड COOH, और यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया H। सेम यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी H। अब ये कैसा प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन है ना। अब फिशर से पहले हम लोग बनाते हैं न्यूमान, कि न्यूमान कैसे बनेगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहला काम मैं करूंगा नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों नंबरिंग की। अब बस क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है, ये रहा। ये पॉइंट कौन सा कार्बन होगा, नॉर्मली ये पॉइंट कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है उसके लिए भी आप न्यूमान प्रोजेक्शन बना सकते हो, उसके लिए भी आप फिशर बना सकते हो भाई। जरूरी नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन उन्हीं कंपाउंड के लिए बने जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उनके लिए भी बनते हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज पोजीशन यानी वेज डैश, है ना, सॉ हॉर्स, ये सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बनते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बन सकते हैं। बोलो पता चल रहा है। चलो देखो कैसे, देखे देखो। सबसे पहले नंबरिंग की 1 2, तो हम लोग उस कार्बन को ले रहे हैं जो कार्बन हमारा सारे एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला है, तो दिस इज द कार्बन नंबर 2। तो कौन सा कार्बन है ये, सेकंड नंबर का कार्बन है, यहां लिख देते हैं दिस कार्बन नंबर सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन से आपको बस कुछ नहीं करना, बस एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है। बोलो दिख रहा है ना। सेम अब ले रहे हैं हम लोग कार्बन नंबर थर्ड। कार्बन नंबर थर्ड को आप रिंग बना के लो, दिस इज द कार्बन नंबर थर्ड, है ना। तो ऐसे लिख देते हैं, राइट से लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। देखो दिस इज द कार्बन नंबर थर्ड, बोलो दिखा। सेम अब कार्बन नंबर थर्ड से भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो कार्बन नंबर सेकंड से 1 2 और 3, सेम कार्बन नंबर थर्ड से भी 1 2 और 3। तो सेम इसको आप कैसे बनाओ, आप ऐसे बनाओ। देखो ध्यान से देखो कैसे बनेगा, सेम यहीं पर जो जहां पर है ना उसको वहीं पे बनाओ। देखो ऐसे और ऐसे, देखो दिख रहा है, बन रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, सेकंड कार्बन पे सबसे ऊपर कौन लगा है, COOH, तो हम लगा देते हैं यहां पर COOH। तो यहां लगा हुआ है COOH, बोलो दिखा। अब राइट साइड में कौन लगा हुआ है, OH, फर्स्ट कार्बन पे, तो हम राइट साइड में क्या लगा रहे हैं, OH, है ना। ये जो सर्कल हमने बनाया है थर्ड कार्बन वाला, इसको अपन एक काम करते हैं, थर्ड कार्बन जो हमने बनाया ना इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि अपने को डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, ब्लू वाला कार्बन सेकंड और रेड वाला कार्बन थर्ड। तो कार्बन फर्स्ट से कौन कंबाइन हो रहा है, COH। कार्बन सेकंड से राइट साइड में कौन है, OH, तो राइट में मैंने क्या लगाया, OH। लेफ्ट में कौन है, H, तो लेफ्ट में लगाया H, लग गया। नाउ अब थर्ड कार्बन पे सबसे नीचे कौन है, COH, तो उसको यहां पे लगा दो अगेन, यानी ये भी आ गया यहां पर COOH, दिख रहा है। अब इसी में थर्ड कार्बन पे देखो ध्यान से, राइट साइड में कौन है, OH, तो राइट साइड में किसको लगा दो, OH। लेफ्ट साइड में कौन है, H, तो लेफ्ट साइड में क्या लगा दिया, H। बस इतना ही करना है। बोलो इतना कर पाओगे। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म याद रखना, इक्लिप्स्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। क्या होती है बेटा, लेस स्टेबल होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म, पता चला। अब आप क्या करो, इसमें 180 डिग्री का रोटेशन करा दो, 180 डिग्री का रोटेशन। जैसे ही आपने 180 डिग्री का किस में कराओगे, बोलो कौन से कार्बन पे कराओ, सेकंड या थर्ड, किसी पे भी करा दो। आप बोलो किस पे कराऊं, थर्ड पे करा दूं, तो सेकंड वाला वैसा का वैसे ही बन गया। देखो सेकंड वाला तो अगेन
जैसा था वैसा का वैसा ही है, COOH, OH और H। अब थर्ड पे करा रहे हैं अपन लोग, तो देखो अब मैं करा रहा हूं किस पे, थर्ड। थर्ड को जब मैंने ऐसे घुमाया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घूम के कितना आया, ये पूरा सर्कल कितने का राउंड गए, 360। पूरा सर्कल कितने का, 360। 180 मतलब आधा घूमा, आधा घूमा तो COH कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो देखो ये रहा COOH। अब COH यहाँ आ गया तो H कहाँ पहुंचा, यहाँ। तो यहाँ कौन पहुंच गया बेटा, H। और OH कहाँ पहुंचा, OH पहुंच गया यहाँ पर। बोलो दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा कई बार एग्जामिनर है ना, स्टैगर्ड की जगह आपको एंटी स्टैगर्ड भी लिख के देगा, दोनों सेम है। ये मत सोचना एंटी स्टैगर्ड बोल दिया तो इक्लिप्स हो गया, वो बस नाम अलग सा है थोड़ा सा, है ना। तो इसको कई बार एग्जामिनर एंटी स्टैगर्ड, क्योंकि उसको तो आपको कंफ्यूज करना है। तो कौन सी फॉर्म है बेटा, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म मान लेते हैं। तो एंटी स्टैगर्ड और स्टैगर्ड बोथ आर सेम। अब इसके बीच में स्क्यू गॉज ये भी बनेंगे, तो इसके लिए हम कंफर्मेशन, ये जो पार्ट है ना ये वाला इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म, ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। जो ट्रूली ऑप्टिकली, वो ट्रूली आइसोमर्स ही नहीं है, ट्रूली आइसोमर्स ही नहीं है, उनका पार्ट है ना। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पढ़ लिया, उसको भी आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। बोलो इतनी बात समझ आई। ये कौन सी फॉर्म बन गई, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं बेटा, ये है अपनी न्यूमान्स प्रोजेक्शन। न्यूमान्स, हाँ न्यूमान प्रोजेक्शन। बोलो क्या आपको न्यूमान प्रोजेक्शन समझ आई, बोलो पता चला। सेम इसी तरह से हम बनाते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाऊं क्या, देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं हम लोग, है ना। 100 हॉर्स में क्या होगा, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, देखो ऐसे करके और ऐसे, तो आप क्या करो, ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, बन गए स्ट्रक्चर। इसको 100 हॉर्स बोलेंगे अपन लोग, क्या बोलेंगे, 100 हॉर्स। सेम इक्लिप्स ही बना रहे हैं हम लोग, है ना। मैंने ज्यादा लंबा बना दिया, थोड़ा सा पास में बना लेते हैं, ये देखो ठीक है, दिख रहा है, बोलो। अब देखो ध्यान से, इसमें भी इक्लिप्स ट्री बनाना है, यानी क्या करना है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4। क्या आपको 1 2 3 4 नंबरिंग दिख रही है, दिखी। अब देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, COOH, है ना। अब देखो 2 पे राइट साइड में कौन है और लेफ्ट साइड में कौन है, H। 3 पे राइट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, और COS तो फोर्थ पोजीशन पे है ही। तो ये क्या है, इसको भी आप इक्लिप्स फॉर्म ही बोलोगे। कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। अब इसमें भी क्या करो, किसी एक सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन, किसी एक को क्या कर दो, 180 डिग्री पे रोटेट कर दो। किसको करूं, सेकंड या थर्ड, सेकंड को कर दूं। चलो देखो सेकंड को रोटेट किया तो ये आ गया ऊपर, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे। और थर्ड वाला वैसा का वैसा ही, थर्ड वाले पे देखो COH OH और H, बोलो दिख रहा है बच्चों, है ना। लेकिन यहाँ पे जब इसको ऐसे घुमाया 180 तो COH तो ऊपर चला गया, तो COH तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, पता चल रहा है। हाँ अब जैसे ही ऊपर चला गया तो OH किस तरफ आया, इस तरफ, यानी यहाँ क्या आया, OH, और यहाँ कौन आया, H। कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। और इस प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो दिस इज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो बोलो दिख रहा है, हाँ। तो क्या आपको 2 प्रोजेक्शन पता पड़ गई, रियल में तो 3 पता चल गई, फिशर, न्यूमान और 100 हॉर्स। अब एक बची, है ना, एक कौन सी बची, बोलो, अरे वेज डैश। अब एक बची कौन सी, वेज डैश। तो वेज डैश बनाओगे तो वेज डैश भी बना लो, यही बना दूं, यही बना देते हैं। देखो जब भी वेज डैश बनाओगे तो आप एक काम कर रहे होगे, हाँ वेज डैश भी इसी की तरह बना लो, ये आया, ये आया, यहां पर ये आया और ये आ गया, यहां पर डैश और ये आ गया, दिख रहा है।
अब सुनो, वैज डैश में क्या पता करना है। अब वैज डैश ऐसे नहीं कि इनकी तरह बन गई, तो वैज डैश में क्या करोगे, वैज डैश बनाने के लिए सबसे पहले इनको देखोगे, इनकी रोटेशन कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म है, एल फॉर्म है। चलो क्विकली देखते हैं, जल्दी से बोलो। फर्स्ट प्रायोरिटी COH, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड COH, थर्ड इस ग्रुप की रोटेशन कैसी हो रही है, जल्दी बोलो जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या होगा, ऑड जंप होगी और ऑड जंप करके क्या आएगा, क्लॉकवाइज। यानी कौन सी फॉर्म आई बेटा, डी फॉर्म आ गई। बोलो पता चला। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, देखो रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन जैसी ऑड शिफ्ट हुई तो क्लॉक का क्या हो गया, एंटी क्लॉक। यानी कौन सी फॉर्म, एल फॉर्म। यानी एक फॉर्म तो आपकी क्या है, डी फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म क्या है बेटा आपकी, एल फॉर्म है। बोलो ये बात पता चली। अगर ये नहीं पता चलेगा फिर नहीं हो पाएगा, है ना। अब हमेशा एक बेसिक सा रूल, डैश पर किसको रखते हैं, सबसे लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो डैश पे इसको डाल दूं, हाइड्रोजन को, डैश पे H। अब अगर H आ गया तो कौन बचे, OH और COH। अब OH और COH को इस तरह से अरेंज करो कि ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज हो जाए, यानी डी बन जाए। तो डी कैसे बनेगी, OH को कहां रखूं, यहां रख दूं, और COH को ऐसे रख दूं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड ये आएगी। तो ऐसे रोटेशन हो गई। कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, OH, सेकंड COH, ये तो थर्ड है, तो थर्ड ऐसे घूम के आएगी। पता चला, पक्का, किसी को डाउट नहीं है। अगर ऐसे करता, देखना जरा ध्यान से, अगर ऐसे करता OH और COOH, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और अब थर्ड प्रायोरिटी आ गई। अब बोलो, अब सही है ना, वहां थर्ड बीच में आ रही थी, ध्यान देना है। तो अब सही है, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है। देखो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। पता चला। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के लिए रोटेशन कैसा हो, इस तरफ, है ना, इस तरफ। इसका मतलब इस तरफ होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे OH रखता हूँ, यहाँ पे COOH रखता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, तो रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि सबसे कम प्रायोरिटी वाले को तो हम नंबरिंग करते ही नहीं है ना, नहीं समझे। अरे यार, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी दिख रहा है ना, और थर्ड प्रायोरिटी इसकी है, तो रोटेशन कैसा हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बोलो हो गया क्लॉक। यहां देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी इसकी, तो देखो क्या हो गया, एंटी क्लॉक। बोलो पता चला, थर्ड प्रायोरिटी इसकी आ गई। तो अब ये क्या हो गया, अब ये फिशर प्रोजेक्शन जैसा था सेम वैसा। तो आप गलती कहाँ पे करोगे, आप सिर्फ गलती करोगे फिशर प्रोजेक्शन और वेज डैश में। बाकी तो देखो आप कितना आसानी से बना लोगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको बोला, देखो ध्यान से, COOH, OH, H और CS3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका वेज डैश बनाना है। तो सबसे पहले इसकी रोटेशन देख लो। बोलो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, OH, देन COH एंड देन CS3। देखो रोटेशन कैसा है, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड। बोलो क्लॉक, एंटी क्लॉक, हाँ लेकिन हॉट जंप भी होगी, और रियल में लग कैसा रहा है, एंटी क्लॉक, लेकिन होगा क्या, क्लॉकवाइज। यानी कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। अब इसका प्रोजेक्शन बनाना है, यानी फ्लाइंग वेज बनाना है। तो देखो ये रहा एक कार्बन सेंटर वाला, यहाँ पर ऐसे आ गया, ये यहाँ ऐसे आया, ये यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। अब आपको कैसे घुमाना है, डी फॉर्म बनानी है, यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज के लिए सबसे कम प्रायोरिटी वाले को तो कहाँ रखो, डैश पर। तो ये लो भैया, हाइड्रोजन आ गया डैश। अब रोटेशन कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करो, OH, COH और CS3। देखो क्या क्लॉकवाइज जा रहा है, तो देखो दिख रहा है। तो देखो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। बोलो पता चला, देख लो ध्यान से देख लो, क्लॉकवाइज है, पता चला। तो बोलो क्या कन्वर्जन कर सकते हो, बोलो आसान है, कोई डाउट, पक्का नहीं है, पक्का। चलो तो लेक्चर से कर लेना इसको भी। और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स की बात करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इंटरकन्वर्जन सीख गए ना। इंटरकन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार नीट और जेई में बहुत सारा सिलेबस केमिस्ट्री का डिलीटेड है,
और केमिस्ट्री का सिलेबस रिलेटेड होने की वजह से अब एग्जामिनर क्या करेगा, अपने लेवल को अप करेगा, नहीं तो ऐसे तो हर बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग किसके बारे में, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में बेटा आप लोग दो तरह के कंपाउंड पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे मीजो कंपाउंड और एक आप पढ़ोगे रेसमिक मिक्सचर, है ना। तो एक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मीजो कंपाउंड, है ना, मीजो कंपाउंड, देखो दिख रहा है। द सेकेंड वन इज बच्चों रेसमिक मिक्सचर, है ना, हाँ रेसमिक मिक्सचर। तो एक तो है मीजो कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज रेसमिक मिक्सचर। अब क्या होते हैं मीजो कंपाउंड्स, वो समझो। मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। तो कैसे पहचान लोगे, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और अकेला कंपाउंड है वो मीजो है। तो इनमें क्या होगा, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। समझ आया कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो COOH एंड COOH, OH एंड H, OH एंड H, बोलो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो हाँ या ना। तो ये कैसा कंपाउंड है, मीजो, और इसका नाम आप बोल सकते हो मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो क्या नाम है इसका, मीजो टार्ट्रिक एसिड। क्या दिमाग में ये बात आ रही है, सर कल ये वाला कंपाउंड जो था वो डायस्टीरियोमर था, याद है, कल ये वाला कंपाउंड कल का लेक्चर पढ़ा था ना, तो कल ये वाला कंपाउंड डायस्टीरियोमर था। और डायस्टीरियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन ये तो ऑप्टिकली, सर आपने क्या बोला, ये तो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो मैंने क्या बोला है ऑप्टिकली, है ना। देखो तुम नहीं सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं, तुम्हें सोचना चाहिए ना ये बात कि सर कल पे ये कंपाउंड किस में आ रहा था, डायस्टीरियोमर में आ रहा था, आज किस यानी ऑप्टिकली एक्टिव था। लेकिन आज तो सर आपने किसमें पढ़ाया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में मीजो में आ रहा है, सर ये क्या। तो सुनो, डायस्टीरियोमर जब आप बता रहे थे ना, दो कंपाउंड को रिलेट करके बता रहे थे, ये अकेला कंपाउंड है कि सर रिलेट नहीं हो रहा है, तो वहां पे दो कंपाउंड्स को रिलेट करके बता रहे थे कि सर नॉन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसीलिए सर वो क्या थे, डायस्टीरियोमर थे। लेकिन ये अकेला है, तो जब अकेला है तो मीजो। अच्छा दुकेला तिकेला होगा तो एरेंशोमर या डायस्टीरियोमर होगा, लेकिन अकेला है तो क्या होगा, मीजो होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है सर, ये तो पता चले, आपने बोल दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्यों है ये तो बताओ। तो चलो बताओ, देखो ध्यान से, चलो रोटेशन देखें, इस वाले की देखते हैं पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप की, बोलो रोटेशन कैसी, एंटी क्लॉक। लेकिन ऑड जंप होगी और क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यानी कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। इसकी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, बोलो रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज। तो घड़ी की तरह घूम रहा है ना, हाँ, तो घड़ी की तरह कौन सा, क्लॉकवाइज, कौन सी फॉर्म, डी। लेकिन ऑड जंप होगी और क्या हो जाएगा, एल फॉर्म। इसका मतलब ऊपर का आधा पार्ट लाइट को रोटेट कर रहा है किस तरह, क्लॉकवाइज। कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसी तो चलती है, लेकिन बाकी आधा पार्ट क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो पता चल रहा है, जब आधा हिस्सा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है लेकिन बचा हुआ आधा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक कर रहा है, तो अब लाइट क्या होगी, आधी क्लॉक आधी एंटी क्लॉक, और एट द एंड लाइट क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, यानी लाइट के साथ कोई छेड़खानी हुई नहीं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, जो लाइट को सीधे के सीधे जैसी थी वैसी पास कर दे, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। क्वेश्चन आता है मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू, रीजन यहां लिख देता हूं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, COMPENSATION, इंटरनल कंपनसेशन हो रही है खुद के ही अंदर। कंपनसेट करना मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे को बराबर एडजस्ट कर देना।
तो आधा इसने कंपनसेट किया, एडजस्ट किया, बचा हुआ आधा इसने कर दिया, और एक दूसरे को कंपनसेट यानी न्यूट्रलाइज करके लाइट को क्या किया, सीधे पास कर दिया। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो समझ आ रहा है, कर पाओगे? नाउ अब आ जाओ रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर को आप हमेशा याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स, ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर। दो एनेंशियोमर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन सर एनेंशियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो फिर मिक्सचर जो है उसका वो इनएक्टिव कैसे हो गया, है ना, कॉमन सी बात है। चलो देखें, इसी का बनाए, देखो ध्यान से, मैंने बोला COOH एंड COOH, OH H H और OH, सेम COOH COOH और OH H और H और OH। दिख रहा है क्या आपको, साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी दोनों के दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। दिख रहा है, तो दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। चलो देखते हैं ये वाला लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है, फिर उसको देखते हैं। तो देखो ये वाला देखा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड इस ग्रुप की, तो रोटेशन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉक। लेकिन जैसे ही ऑड जंप होगी तो क्या हो जाएगा, क्लॉक, यानी कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, रोटेशन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉक, अब भी एंटी क्लॉक हो रही है। ऑड जंप होगी तो क्या हो जाएगी, क्लॉक, यानी डी फॉर्म है। यानी ये लाइट को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। दिख रहा है, चलो यहां देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कैसे रोटेट होगा, इस तरह से, बोलो क्लॉकवाइज। दिख रहा है, लेकिन ऑड जंप होती क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। यहां पे आ जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉक, लेकिन ऑड जंप होगी तो फिर से एंटी क्लॉक। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है। तभी तो दोनों एनेंशियोमर है। हम एनेंशियोमर कैसे पहचानते थे कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉक। लेकिन हुआ क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, तो मैंने बोला क्या है रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर का मिक्सचर है। यानी एक रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन में एक तो बना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक बना ये वाला पार्ट, है ना, दोनों पार्ट बन गए। थोड़ा ऊपर बना दो लो, यहां पर आए थे, दोनों पार्ट बन गए, देखो दिख रहा है। अब ये दोनों किसी भी अगर रिएक्शन में बनेंगे तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन हुई और उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो एक कूद के दूसरे बीकर में और दूसरा कूद के दूसरे बीकर में, ऐसा होता है। दोनों क्या होते हैं, एक ही कंटेनर में बन रहे होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, साथ में। अगर साथ में बन रहे हैं तो अब दोनों एनेंशियोमर थे, लेकिन साथ में बने यानी मिक्स है। मिक्स है तो मतलब क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। और जब दोनों मिक्स है तो जब यहां से लाइट पास करूंगा तो लाइट सीधे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला लाइट को रोटेट करेगा किसमें, क्लॉकवाइज, लेकिन ये वाला रोटेट करेगा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, और लाइट क्या हो जाएगी, देखो सीधे क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है। अब बोलो क्या ये इंटरनल कंपनसेशन था। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब मॉलिक्यूल के ही अंदर, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के ही अंदर क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कंपनसेशन हो रहा है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल के अंदर या कंपनसेशन हो रहा है, यहाँ तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू, हाँ, तो इसका रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली, अगर क्वेश्चन आए रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बोलो क्या समझ आया, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस दोनों के दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। अगर दोनों एनेंशियोमर है तो वो आंसर एनेंशियोमर टिक करके आते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में दो एनेंशियोमर बन रहे हैं तो अब उस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसका मतलब आज के बाद कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, नॉर्मली कहाँ पे आएगा, SN1 रिएक्शन में। जब हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगा SN1 रिएक्शन। वहां आपको बोलेगा कि एक सबस्ट्रेट था ऑप्टिकली एक्टिव, उसने रिएक्ट किया SN1 रिएक्शन के थ्रू और उसने दो कंपाउंड्स बनाए,
ठीक है, और वो दोनों कंपाउंड्स क्या है, तो ऑप्शन होगा एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड और रेसमिक मिक्सचर। तो आप हमेशा क्या टिक करोगे, रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि रिएक्शन में दोनों कंपाउंड एक साथ मिलके बनते हैं, ना कि अलग अलग बनते हैं। वो लोग समझ पा रहे हो? पक्का? किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है, शाबाश। अब ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया है समाप्त। अब इसमें कुछ नहीं बचा, इंटरकन्वर्जन अपने को आ गई है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स भी अपने को आ गए। अब कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सिस ट्रांस पढ़ेंगे, ईजेड पढ़ेंगे, सिन और एंटी पढ़ेंगे, है ना। तो ये तीनों कहाँ पे पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद फिर हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जहाँ पे न्यूमान प्रोजेक्शन वाला पार्ट, और आइसोमेरिज्म खत्म। तो कल काफी हद तक ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाएगा। कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो कल का लेक्चर लंबा रहेगा तो कल कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाए, ताकि परसों कन्फर्मेशन खत्म करके हम लोग आ जाए रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड पर। सैटरडे टेस्ट है, याद रखना, ठीक है, भूलना जाना, प्रिपेयर करते रहो। चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो।